गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे और हर चीज़ बहुत क्लियर समझ जाएंगे तो फिर हमें हेल्प होगा जब हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं कि स्टूडेंट्स का प्री तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो गया लेकिन मेंस नहीं हो पाया। मैंने कई बार ये स्टूडेंट्स को कहते भी सुना है और उनकी परेशानी भी समझी है। बट दिक्कत ये है कि उस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, हमें क्या टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देना है, हमें किस तरह से अपने आंसर को लिखना है ताकि हमारे आंसर बिल्कुल सटीक बैठे। कुछ कुछ चीजें हैं जो जहन में रखिए, क्योंकि आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं, फिर भी गड़बड़ कहाँ हो रही है, आज हम वही चीज समझने वाले हैं। एक जगह बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव की हम तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम जीएस वन यानी एक ही पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, हम तो तीन चार पेपर एक साथ चल रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी चल रहे हैं। हम सारे पेपर्स की जब तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें, अगर हमारे पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो हम अपने अच्छे आंसर्स भी नहीं लिख पाएंगे। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेस पर सब्जेक्टिव के आंसर नहीं लिख सकते। नॉलेज मिल सकती है, आपने प्री क्वालिफाई किया क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पता था, आपको आंसर था तो हमने टिक कर दिया। लेकिन जब आप वही चीज लिखने जाएंगे तो आप लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है, उचित आपको नॉलेज चाहिए होता है। उसी की कमी की वजह से आप अपने आंसर को सटीक लिख नहीं पाते। ठीक है, चलिए चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमें क्वेश्चंस को कैसे पकड़ना है, उसमें ऐसे क्या कीवर्ड्स हैं जिनके हिसाब से हमें आंसर करना हो। ठीक है, एग्जामिनर एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कंटेंट इंफॉर्मेशन कितनी है, हमारे पास बेसिक नॉलेज कितनी है, वो तो उन्हें ऑब्जेक्टिव में पता चल गया। बट अब हमारे पास और इनहांस हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कितनी है, तो उसके समझने के लिए मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ मैं, और ये स्पेशली मैंने हिस्ट्री के लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट है, 2023, 2022, 2021, 20 और 2019। तो ये 5 साल के पेपर्स हैं। ठीक है, 5 साल के क्वेश्चंस है। अब इसमें ध्यान देते हैं, पूरे पेपर्स नहीं, मैंने क्वेश्चंस मतलब लिए हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। एक मिनट जरा मैं देखूं, मैं कैमरा ऑफ कर दूं क्या, क्लियर नहीं? ठीक है, क्लियर। ओके, सो what are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? What are the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence Indian society? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने समझा। क्वेश्चन आसान है, सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी ये आंसर अटेम्प्ट किए उनको लगेगा कि हाँ ये उन्होंने पढ़ा हुआ है। बट प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने आंसर लिखा कैसे। यदि कोई ये कह रहा है कि हमने आंसर की प्रैक्टिस नहीं की है कभी, बट आई कैन राइट अ वेरी गुड आंसर और मेरे को मार्क्स मिले हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो सही बात होगी, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत ही सही मेथड से ही हो सकता है। विदाउट द मेथड, विदाउट द हार्ड वर्क, यू कांट राइट अ परफेक्ट आंसर फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पर कीवर्ड हमें पकड़ना है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। एग्जामिनर हमसे इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है कि जो सब लोग लिखेंगे। एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। तो वर्णन किस चीज का करना है क्वेश्चन में, जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पर कीवर्ड हो जाता है आपका एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और ये आई थिंक अब बहुत आसान कीवर्ड है। जब भी ये कीवर्ड आता है तो आपको क्या करना होता है, आपके पास जो कंटेंट है उसको पॉइंट लेने हैं पहले। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से हमें अपने जो जो भी हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, मेन मेन पॉइंट्स उनको लेना है और उसके बाद आंसर लिखना होता है। अब आंसर लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान देने होते हैं उन चीजों को समझना होगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेन है तो सिंपल है कि मैं उसमें पॉइंट्स लिखूंगी, सिंपल इन द सेंस कि मेरे को पॉइंट्स लिखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आंसर 8 मिनट के अंदर लिखना है। ठीक है, 8 मिनट के अंदर लिखना है। 150 अगर शब्द हैं, 200 अगर शब्द हैं, तो आप कैसे लिखेगा। पहली बात तो
आंसर को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जब भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, वर्णन करने के लिए कहा गया है, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए, यदि उसमें पॉइंट्स होते हैं तो वो आपको हेल्पफुल होते हैं। आप जान पाते हैं कि मुझे कौन सा पॉइंट पढ़ना है और वो किससे रिलेट कर रहा है। यदि आप समझ लीजिए एक किताब में पॉइंट नहीं है तो आप पढ़ते जा रहे हैं, आप 4-5 लाइनें पढ़ने के बाद ही कहेंगे बोर हो गए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिखा हुआ है, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से उसके आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं इसको और भी डिटेल में समझाऊंगी, पहले थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना, जर्नल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? अब ऐसे क्वेश्चंस को जरा ध्यान से हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, दिखने में बड़ा आसान लगता है, स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं कि वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? Do you think, ये है आपका कीवर्ड। यहां पर आके एग्जामिनर आपको चेक करेगा और बाकियों से छाटेगा, बाकी जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उनसे छाटेगा। कैसे? मेन फीचर्स तो लगभग सभी लोग दिख देंगे मेन फीचर्स क्या है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 150 शब्द में आंसर है, 150 वर्ड्स में अगर आंसर है, तो आपको जो फीचर्स भी देने होंगे वो परफेक्ट वाले फीचर्स, जो कि मतलब मीनिंगफुल है। हम एक कॉमन फैक्टर्स लेकर नहीं चल सकते, हमें वो पॉइंट्स देने होंगे जो अर्ली वैदिक पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड से अलग कर देंगे। ठीक है, वैदिक सोसाइटी रिलीजन के बारे में पूछा गया। अब अगर आपके पास कंटेंट नहीं हुआ, अगर आपको ये नहीं मालूम कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, टाइम क्या था, टेन्योर कितना खिंचा, सोसाइटी ने कैसे डेवलप किया है इस सारे पीरियड में, रिलीजन में क्या क्या डिफरेंसेस आए, वुमेन कंडीशंस में क्या क्या, देखिए ये पॉइंट लेने होंगे, ऐसे सॉलिड पॉइंट्स हमें पकड़ने होंगे। वुमेन्स कंडीशन, रिलीजन पर्सपेक्टिव, कास्ट का वाला, और जो किसमें वेद में क्या लिखा है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, ठीक है, जैसे पुरुषार्थ में मेंशन है, तो हमें ये सारे जितने अच्छे पॉइंट्स हैं वो लेने होंगे। यानी हमें अपनी स्टेटमेंट देते समय उसके साथ साथ एविडेंस भी रखने पड़ेंगे कि मैं ये जो कह रही हूं इसके पीछे ये वाला कारण है। समझ में आ रहा है? जो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा। ये तो हो जाएगा फीचर्स के लिए। अब बात आती है डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि जो फीचर्स प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, कि जो ये फीचर्स थे इंडियन सोसाइटी में कैसे, मतलब कैसे प्रिवेल हो रहे हैं, क्या आपको क्या फर्क इससे डिफरेंस लग रहा है? अब यहाँ पे आप क्या दोगे? अब यहाँ पर आप अपना पर्सपेक्टिव भी रखोगे, सोसाइटी में चेंजेस भी रखोगे, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि नेगेटिव ना आए। समझ में आ रही है बातें? नेगेटिव ना आए, आप तोल बोल के चलते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर रहे हो और उसके बाद कंक्लूड भी कर रहे हो, निष्कर्ष भी निकाल रहे हो। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा समझिए। व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? ठीक है, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी? अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन तो दे दिया गया है आपको, जितना अगर आपने सल्तनत पीरियड पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत का काल अगर पढ़ा है, पांचों आपने डिनेस्टी पढ़ी है दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खिलजी वाली बात नहीं है। गलती से भी, भूल से भी आप सिर्फ खिलजी वाला मत लिख दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिल्कुल नहीं। आपको चलना होगा कहाँ से? आपको चलना होगा इल्तुतमिश से ही चलना होगा, बल्कि कुतुबुद्दीन से चलना होगा। पांचों डिनेस्टी है, ठीक है, एमबीटी भी उसमें आएगा, आपका खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा, और डिफरेंस क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ पर आपको चाहिए कंटेंट, आपको चाहिए नॉलेज। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मत कीजिएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, समझ में? हाउ डिड दोस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी? व्हेन यू राइट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल थिंग, देन ओनली यू कैन राइट कि भाई उससे जो सोसाइटी थी उसमें क्या डिफरेंस आया होगा, क्या इम्पेक्ट पड़ा होगा। और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है, जब आप सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय के जो तत्कालिक राइटर्स होते हैं वो सोसाइटी के बारे में भी मेंशन करते हैं, तब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट पड़ा है। याद है हम लोग जब डिनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है, यदि आपने हिस्ट्री के क्लासेस अटेंड की है मेरे साथ, तो मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया है काफी इन डेप्थ पढ़ाया है।
मैंने कोशिश की है कि अगर मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर डिनेस्टी के बारे में बता रही हूँ तो मैं इकोनॉमिकली जो उसमें डिफरेंस आए वो भी बता रही हूँ, सोसाइटी में इम्पेक्ट पड़े वो भी बताती हूँ, रिलीजन में भी बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मेंस एग्जाम लिखे जाते हैं तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे डिस्कस होने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब जब यहाँ डिस्कस आया ना, इसको हम समझते हैं कि बहुत आसान शब्द है। क्या है डिस्कस में? बस हमें बताना है कि क्या कंट्रीब्यूशन था गुप्ता पीरियड में। अभी इससे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट समझना है। आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, डिस्कस में मैंने डिस्कस किया, कोई बात मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अरे सुनो यूपीएससी आंसर पता है कैसे लिखे जाते हैं? ऐसे लिखे जाते हैं। पता है फलाना जो था स्टूडेंट जो टॉप में आया था उसके आंसर में ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी अपनी स्टेटमेंट जो दे रही थी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जब मैं किसी पॉइंट को मेंशन करूंगी अपने आंसर में तो मुझे उसके सपोर्ट के लिए रीजनिंग चाहिए जब डिस्कस की बात हो रही है। ओके, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। अब मैं डिस्कस में यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था कि मेन कंट्रीब्यूशन मुझे गुप्ता पीरियड के बताने और चोला पीरियड के भी बताने हैं। कहाँ बताने? इंडियन हेरिटेज और कल्चर में। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स की आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं अलग अलग डिनेस्टी के साथ डिस्कस करती हूँ, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं क्या बोल रहा है कि मेन कंट्रीब्यूशन हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। कंटेंट नहीं है तो आप कुछ लिख नहीं सकते। सबसे पहले तो कंटेंट आपको चाहिए, फिर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, फिर आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट नेम चाहिए, ठीक है, बुक्स नेम चाहिए, राइटर चाहिए और किंग्स, इंपॉर्टेंट किंग्स का नाम भी चाहिए जब आप अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तब कि भाई उस टाइम पीरियड में गुप्ता के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ। जैसे हमने देखा था समुद्रगुप्ता ने आर्यव्रत तो जीता ही जीता, वो दक्षिण व्रत के भी इलाकों को जीतता है, बट वहां पर वो अपने कंट्रोल में एरिया को नहीं लेता, वहां के राजाओं को वापस उनका एरिया दे देता है और उनको टैक्स पेयर बना देता है। ये हमने किस बुक के थ्रू पढ़ा है, ये किसने मेंशन किया है? ठीक है, यदि हम किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये हमारी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। यदि हम किसी बुक को रेफर करके इस आंसर को करें तो भी हमारा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें अपने डिस्कशन में ये ध्यान रखना होगा। अब प्रेजेंट स्टेटमेंट फॉर एंड अगेंस्ट अ पोजीशन। कई बार ऐसा होता है, कई स्टेटमेंट ऐसे हो जाती है हम आवेश में आके आंसर में जब लिखते हैं तो नेगेटिव में चला जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्रो और हमें फोर और अगेंस्ट दोनों ध्यान रखना है। ऐसे ही हमें प्रोस और कॉन्स भी ध्यान रखने हैं। तो हमारी स्टेटमेंट की जो प्रैक्टिस होती है एक दिन में बिल्कुल नहीं होती है। आप एक क्वेश्चन पकड़े और उसको पहले खुद से लिखें बिना किसी प्रैक्टिस के, और उसके बाद जब आप अपने कंटेंट को चेक करेंगे और दोबारा से अपने आंसर को लिखेंगे पॉइंट वाइज कि पहले मैंने स्टेटमेंट दिया, उसके सपोर्ट में जो रीजनिंग हो सकती थी वो दिया, फिर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट कलेक्ट किए उसी राइटिंग को लेकर और फिर मैंने उसको सपोर्ट करते हुए कोई पॉइंट्स ऐड किए, देन मैंने स्टेटमेंट को फॉर और अगेंस्ट में मेंशन किया और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स की भी बात कर दी है और उसके बाद मैंने रैप अप कर दिया है अपने आंसर को, यानी मैंने कंक्लूड कर दिया है अपने आंसर को। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपका आंसर का जो कंक्लूजन पार्ट है उसको बिल्कुल ऐसे मत समझिए कि एक दो लाइन लिख के छोड़ दो। कंक्लूजन में सिर्फ मेंशन ही तो करना है कि हमने क्या लिखा, बट वो जो कहते हैं ना कई कई डायलॉग्स मूवी के दिमाग में छप जाते हैं, वैसे ही आपका कंक्लूजन भी आपके आंसर को परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवल्यूट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। नाउ एवल्यूट वाला पॉइंट को ध्यान से समझना है। मैं सारे ही क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये वीडियो उतना लंबा ना हो। आई होप कि आप चीजों को समझ रहेंगे, बहुत शॉर्ट में ही समझ जाएंगे। उसके बाद मैं एक एक आंसर करके आपको एग्जाम्पल करके समझाऊंगी। जैसे अभी ये वाले क्वेश्चंस थे एंशियंट के थे, एक आध क्वेश्चन जियोग्राफी का, एक आध क्वेश्चन पॉलिटी का, ऐसे क्वेश्चन करके हम लोग समझाएंगे। डिस्कस वाला क्वेश्चन पहले ले लेंगे, एवल्यूट वाला ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रही हूँ और बहुत ये
जो मतलब पॉइंट्स है उसमें समझाना चाह रही हूँ। जैसे एवल्यूट करना है किसी क्वेश्चन को, अभी एवल्यूट करने के लिए हमें कहा गया है, तो हमें क्या क्या करना है, कमेंट तो करना है बट क्रिटिकली कमेंट देखना है, ठीक है। अब डिस्कस में भी वही होता है, डिस्कस हमें करने के लिए कहा गया है कि क्वेश्चन को डिस्कस करो। देखो ये जो कीवर्ड है ना, मेनली इन्हीं कीवर्ड के हिसाब से आपको अपने आंसर लिखने पड़ते हैं। बट आपको बस क्या करना होता है, जैसे आप कहीं पर भी किसी चीज को लिख रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख पाइएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें कंटेंट तो हमें अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम कमेंट कर रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, और क्रिटिकली कमेंट करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें लिखा होगा क्रिटिकली कमेंट ऑन दैट, यानी आपको प्रोज और कॉन्स लिखने हैं, बहुत ध्यान से, ज्यादा नेगेटिव ना हो, सोशली किसी पर इम्पेक्ट ना हो, किसी रिलीजियस बायस पर ना चले जाए आप, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होती है अपने आंसर करते समय। एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन, दोनों वर्ड को देखो, एग्जामिन करना है जहां पर आपको एक वक्त मतलब कंटेंट आपको है, आपके पास कंटेंट आ गया है, अब आपको लिखना है उसमें, तो आपको एज इट इज आपने चीजें लिखी, और कि भाई ऐसा हुआ था दिल्ली सल्तनत में, ये 5 डिनेस्टी थी जिसमें से एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में किए वो हमने मेंशन किए। लेकिन अगर क्रिटिकल एग्जामिन करना होगा, तो क्रिटिकल एग्जामिन में मुझे ये देखना होगा कि जो चेंजेस एमबीटी ने अपने टाइम काल में किए, जैसे उसने कैपिटल चेंज किया, दो आप में कर लगाया है, उसके बाद खुरासान का एग्जीबिशन किया है, तो ये सारी चीजें कैसे इम्पेक्ट कर रही हैं उसको नेगेटिवली, ठीक है। नेगेटिविटी से भी हमें ये यहाँ पर नेगेटिवली हमने क्रिटिकल करना है अपने स्टेटमेंट को। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या मार्केट के चेंजेस आपने किए, मार्केट पॉलिसी क्या क्या लेकर आया वो, ठीक है। लेकिन क्यों लेकर आया है वो मुझे क्रिटिकल एग्जामिन में मेंशन करना होगा। तो इस तरह से एग्जामिन और क्रिटिकल एग्जामिन वर्ड में कितना डिफरेंस आ जाएगा। देन डू यू एग्री और डू यू थिंक, डू यू एग्री में आप अपने आंसर के पक्ष में स्टेटमेंट दोगे कि हाँ मैं सहमत हूं क्योंकि ये ऐसे ऐसे घटित हो रहा है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि हाँ मेरे हिसाब से, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। और डू यू एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ कि ऐसा हुआ है। दोनों चीजों में फर्क है, तो उसी हिसाब से हमारे आंसर भी लिखते समय फर्क करना है। हाउ फार डू यू एग्री, ठीक है। कई बार क्वेश्चन और डिटेल में आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं, हाउ फार डू यू एग्री, और कंटेंट दे दिया है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन पर अब जो हमारे एग्जामिनर हैं वो भी बचना चाहेंगे कि किसी भी तरह का रिलीजियस बायसनेस ना हो, और आपको भी बचना है। तो आप अपने आंसर को किस तरह से दे पाएंगे, आप रिलीजियस जो आपके थिंकर हैं, वो भी जो न्यूट्रल वे में थिंकर हैं, उनकी स्टेटमेंट के साथ आप लिख सकते हैं, ओके। आप इंपॉर्टेंट जो बुक्स रही हैं प्रीवियस हिस्ट्री की, जो रिलीजियस चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में, उसको रेफर करके कर सकते हैं अपना नाम बचाते हुए। समझ रहे हैं, जब आप किसी राइटर के नाम को मेंशन कर रहे हैं, उनकी बुक के नाम को मेंशन कर रहे हैं, और उनके जो परसेप्शन है वो मेंशन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट योर कॉल कि आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। योर ड्यूटी इज जस्ट कि हाँ आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हाउ फार डू यू एग्री, तो उसमें भी आपको स्टेटमेंट बचाते हुए लिखना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इल्यूस्ट्रेट एंड कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, प्रोस भी आ सकता है, कॉन्स भी आ सकता है। अगेन यू नीड अ बिग कंटेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेम्स, ये कैसे हो सकता है, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हो सकता है। व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है, आप जब अपना प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय आपके पास मतलब इतनी ज्यादा जो कंटेंट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। बट क्या ऐसा है कि आप जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली चल रही है। कैसे? क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर गेनिंग इंफॉर्मेशन। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाई डोंट यू मेक अ नोट्स ऑन दैट टाइम आल्सो, उसी समय आप सब्जेक्टिव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी समय हो जाती है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, सपोज मैंने अलाउद्दीन के 30 एमसीक्यू मेरे सामने थे, मैंने पढ़े। अगर मैं 30 एमसीक्यू पढ़ रही हूँ तो मेरे पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, सो दैट मैं उसी समय चाहूं तो अपनी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। एंड दिस इज द इजिएस्ट वे टू प्रिपेयर बोथ एग्जाम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक आंसर राइटिंग में ध्यान रखनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ क्वेश्चन लेकर आऊंगी
और हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि और थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी आंसर राइटिंग विदाउट प्रैक्टिस के संभव नहीं है। आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और आंसर, बेटर आंसर कैसे लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब दो आंसर लेकर आएंगे। एक जिसमें आपको खुद कमी नजर आएगी कि हाँ ये आंसर में अगर ये कमी है तो इसकी वजह से देखो ये वाला आंसर कितना बेटर लग रहा है। जब आप खुद कंपेयर करेंगे देन ओनली यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।